Good morning to all students. मैं टीकेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता सीएम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। आपका विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारी खनिज संपदा, कृषि और सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं उनको हम अच्छे से समझाते हुए बताएंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी खनिज संपदा का योगदान है। शक्ति के साधन किस प्रकार से इनका योगदान है। कृषि और सिंचाई, आयात निर्यात के साधन पर हम आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से इनका योगदान क्या है, किस प्रकार से हमारी खनिज संपदा को, हमारी शक्ति के साधन, सिंचाई के साधन किस प्रकार से हमारी भूमि को उपजाऊ और हमारे देश को प्रधानता का जो है ये सीख मिलती है। अगर बात करते हैं खनिज संपदा के माध्यम से प्रमुख शिक्षण बिंदु इनके अंतर्गत आते हैं, जिससे इसमें किस प्रकार से किन किन तत्वों के बारे में बताया गया है। खनिज एवं उसके प्रकार किस प्रकार से होते हैं, खनिज का वितरण व आर्थिक महत्व क्या होता है, शक्ति के साधन क्या क्या होते हैं, कृषि एवं सिंचाई का क्या योगदान होता है, आयात निर्यात का हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको ज्ञात है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज संपदा का महत्वपूर्ण योगदान उतना ही होता है जितना हमारे लिए, हमारे देश के लिए आवश्यकता है। यह खनिज हमें धरातल और धरातल के भीतर जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके बारे में, धरातल से जो भी हम उसको ज्ञात होता है उनको हम खोद कर खनिज को निकालते हैं, जिसे चाहे खान हो, जिसे खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। खनिजों को या खनिजों के बारे में हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दो प्रकार की खनिजें होती हैं। धात्विक खनिज वो खनिज होती है जो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि आते हैं। इन अधात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि आता है। धात्विक खनिज जो होते हैं इनके अंतर्गत कोयला, खनिज, तेल, आभ्रक, गंधक, पोटास आदि जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ लोहा, ये सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। जैसा कि लोहा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि, गोवा आदि जिलों में पाया जाता है। इसका अगर आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की मशीनें बनाने के लिए, कल कारखाने बनाने के लिए, इनके निर्माण के लिए आदि ये चीजों की आवश्यकता होती है। तांबा या झारखंड, जिसे हम सिंह भूमि, राजस्थान, खेतली, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि जगहों पर पाया जाता है। इससे क्या आर्थिक महत्व होता है, बिजली के तार आदि बनाने के लिए, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के जो कुछ पार्ट होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। बात आती है एल्युमिनियम, जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं, या आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर एल्युमिनियम, जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं, ये पाई जाती है। इनका जो उपयोग होता है, इनका उपयोग वायुयानों या बिजली के तार आदि बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम या मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि जगहों पर पाया जाता है, या अधिक मात्रा में यहाँ पे ये चीजें जो है निकलती हैं। मैग्नीज का उपयोग सबसे ज्यादा इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कीटनाशक दवाएं, ऑक्सीजन क्लोरीन गैसें, शुष्क बैटरीज, बिजली, कांच का सामान बनाने के काम में लाया जाता है। सोना या 80% उत्पादन कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में होता है। यहाँ पर जो इसका आर्थिक महत्व है, या बहुत मूल्यवान धातु पाई जाती है, या बहुत मूल्यवान धातु से कहते हैं, या आभूषण बनाने के काम में लाया जाता है, मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। चांदी या राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है, ये आभूषण बनाने के काम आती है, जिससे जो आभूषण तैयार किए जाते हैं तो अधिक मात्रा में चांदी से तैयार किए जाते हैं। बात करते हैं शक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको ये प्रमुख शक्ति के साधन मैप के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। वर्तमान में शक्ति के जो साधन हैं, जो शक्ति के स्रोत हैं, वो विकास एवं औद्योगिक धरातल पर अधिक फैले हुए हैं। अतः इसी के कारण हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, विकास के क्षेत्र हैं, चाहे खनिज पदार्थ से ले लीजिए, चाहे शक्ति के साधन के लिए साधन से ले लीजिए। इसमें शक्ति के साधन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। कोयला कई प्रकार का स्रोत होता है, जिससे कि हम इसको अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। कि सबसे इसमें कोयला के जो प्रकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कि जैसा कि पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। कोयला उत्पादन के प्रमुख जो प्रदेश हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा आदि जगहों पे जो कोयला है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सबसे अधिक और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं खनिज तेल, या असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, हाई और ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। प्रायः प्राकृतिक गैस खनिजों के तेल के साथ साथ जो उनके खनिज तत्व पाए जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप या गैस के माध्यम से भेजे जाते हैं। कृषि सिंचाई की बात करते हैं तो कृषि दृष्टि से जो कृषि सिंचाई है, यह भी हमारी फसल के लिए बहुत ही गुणवत्ता इसमें पाई जाती है, क्योंकि बिना सिंचाई के माध्यम से हम आज खेती नहीं कर सकते। क्योंकि खेती को करने के लिए सबसे पहले पानी और सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश कहलाने वाला, यहाँ पर हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पे कार्य कर रहे हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 18% जो जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है, या कृषि से प्राप्त होता है। जो राष्ट्रीय आय का लगभग 18% जो हिस्सा है वो कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बात करते हैं यहाँ सिंचाई और कृषि की, तो यहाँ पर सिंचाई और कृषि के माध्यम से ही हमारा जो खेती में अन्न उत्पादन होता है वो सिंचाई के माध्यम से अच्छी मिट्टी के कारण होने से, जिस प्रकार से खेत के लिए अच्छी मिट्टी होगी, समय पर हम अच्छा पानी दे सकते हैं, समय पर अच्छी खाद दे सकते हैं, तो फसल भी हमारी उतनी ही अच्छी होगी। जैसा कि गेहूँ, चावल, मटर, मक्का, मूंगफली आदि चीजों के लिए जब तक अच्छी खेती नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तब तक हम फसल अच्छी प्रकार से नहीं
प्राप्त कर सकते या हम पैदा कर सकते। जैसे कि कुछ नकदी फसलें होती हैं, कुछ जो है खाद्यान्न फसलें होती हैं, कुछ पेय एवं बागवानी फसलें होती हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि बागवानी या नकदी फसलें या खाद्यान्न फसलें, तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, मक्का, बाजरा आदि आ जाता है। नकदी फसलें जो हमें नगद रूप में प्राप्त होती हैं या उनको हम बेचकर डायरेक्ट पैसा पा सकते हैं, वो नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तिलहन हो गया, तम्बाकू हो गया आदि, ये नकदी फसलें कहलाती हैं। पेय एवं बागवानी फसलें वो फसलें होती हैं जो उनको बहुत लंबे समय तक और कम पानी में तैयार हो जाती हैं। चाय, कहवा, रबड़ या गर्म मसाले आदि। कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। कोई भी कृषि हम बोते हैं या कोई भी फसल बोते हैं तो उनके लिए पानी की आवश्यकता जो है उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में फसल जो है बोई जाती है। जैसे गेहूं धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ चाय के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फसल के अनुकूल ही पानी की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत में वर्षा की जो मात्रा है उस समय दोनों ही निश्चित आसमान रहती है। कभी नहीं कहा जा सकता कि कब वर्षा होगी। फसल पर हम कोई चीज डिपेंड नहीं करते जब तक सिंचाई के लिए अपना साधन नहीं होता है। इन दोनों की अनिश्चितता के लिए व आसमान वितरण के लिए साल में अच्छी फसलें और एक से अधिक फसल जो उगाई जाती हैं उनके लिए सिंचाई अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे सिंचाई के माध्यम कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन रहे हैं। आजकल हम विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे समर हो गया कि टेबल हो गए आदि प्रकार से हम सिंचाई कर रहे हैं। वर्तमान में सिंचाई की नई पद्धति ड्रिप टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर छिड़काव सिंचाई के माध्यम से हम इसमें पानी की कम खपत के कारण हम अच्छी फसलों की पैदावार बढ़ा रहे हैं। आयात निर्यात, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। आयात और निर्यात, जिसको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहते हैं, तो वस्तुओं को सेवाओं के माध्यम से खरीदने और बेचने की जो ये प्रक्रिया होती है उसे हम व्यापार कहते हैं। हम व्यापार देश की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देश से खरीदते हैं और आयात करते हैं। अपने देश में आवश्यकताओं से अधिक पैदा हुई वस्तु को किसी दूसरे देश को बेचते हैं और निर्यात करते हैं। आयात और निर्यात ये प्रमुख दो अंग हैं जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश से सामान को हम लोग भली भांति खरीदते हैं और बेचते हैं। ये व्यापार का एक अच्छा साधन कहलाता है। भारत में विदेशी व्यापार का लगभग 98% जो भाग है वो हम जल मार्ग द्वारा करते हैं। शेष 2% जो स्थल मार्ग से या वायुयान के माध्यम से करते हैं। बात करते हैं देश के विभिन्न सभी प्रकार की वस्तुएं की आवश्यकताओं के अनुसार जो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं क्योंकि हमें बड़ी मात्रा में होती हैं, उनका आयात हम बड़े या निर्यात बड़े मात्रा में करते हैं। अतः सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हैं। जितना अच्छा व्यापार होगा, जितना अच्छा जो आयात निर्यात होगा, उतना ही देश आगे की ओर उन्नत करता रहता है। इस कारण हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व में लगभग सभी देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं वो इस प्रकार कह सकते हैं। भारत के प्रमुख आयात जैसे मशीनें, कपास व रुई, पेट्रोलियम उत्पादन, मोती, बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, खनिज जो निर्यात वस्तुएं करते हैं वो कृषि संबंधी उत्पाद हो गया,
कच्चा लोहा, खनिज हो गया, रत्न, जवाहरात हो गया, रासायनिक संबंधित उत्पादक, इंजीनियर के उत्पादन, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र और तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं आदि जो है, इन चीज़ों का हम आयात निर्यात बड़ी मात्रा में करते हैं। जैसा कि ये आपका जो टॉपिक था, ये टॉपिक पूर्ण रूप से आप लोगों ने अच्छे से समझा। इसके बारे में जो भी इससे क्वेश्चन हैं वो आप लोग क्वेश्चन बनाइए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको इस क्वेश्चन में, इस जो टॉपिक था इसमें आपको कोई कठिनाई ना हो। धन्यवाद।